हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। और आज ऋग्वेदिक काल को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ऋग्वेदिक काल में जितना आपको पढ़ाए थे, जो भी चीज़ बचा हुआ है, आज इस क्लास में पूरा चीज़ बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब, ठीक है ना। चलिए आइए। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल में हम आपको बताए थे पहले हम बताए थे आपको ऋग्वेदिक काल में कि ये बताए थे कि आर्य के बारे में बताए थे आपको कि आर्य कहाँ से आए थे, क्या उसका लिपि था, क्या पढ़ते थे, क्या जानते थे। उसके बाद हम आपको उसकी प्रशासनिक इकाई बताए थे, देवता के बारे में बताए थे, ऋग्वेद के बारे में, पूरा वेद के बारे में आपको बताए थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सब वेद के बारे में आपको बताए थे। तो आज जो है उसका जो भी चीज़ बचा हुआ है, छूटा हुआ है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, जैसे मतलब मान लीजिए कि वहाँ पे किस किस चीज़ को क्या क्या बोलते थे, क्या क्या संस्था थे ऋग्वेदिक काल में। तो जो हम आपको जो बताए थे उससे आगे जो है जो चीज़ छूटा हुआ है वो चीज़ आज हम कवर करेंगे। ठीक, जैसे देखिए ऋग्वेदिक काल में जो है वहाँ पे कुछ संस्था था। वो संस्था कौन कौन था? एक था विदत, और एक था सभा, और एक था समिति। ये बताने के पहले जो हम आपको कुछ पूछेंगे और उसका आपको जवाब देना होगा। तो जैसे देखिए बताए थे आपको कि ऋग्वेदिक काल जो है, ऋग्वेद में जो जन शब्द है, जन शब्द का उल्लेख कितना बार किया गया है? ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितना बार किया गया है? टोटल 275 बार किया गया, यानी 275। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा कितना बार किया गया है? ऋग्वेद में कृषि की चर्चा कितना बार किया गया है? 24 बार किया गया है। ठीक, ऋग्वेद में इंद्र की जो मंत्र, मतलब इंद्र देवता के लिए जो मंत्र बोला जाता है वो कितना बार है? वो जो है इंद्र देवता के लिए 250 बार है। और अग्नि के लिए 200। इंद्र जो है ये देवता बादल और वर्षा के देवता थे, और अग्नि जो है ये मतलब मानव और देवता के बीच का जो मध्यस्थता का काम करता था। ठीक, और वरुण जो है ये जलनिधि का देवता था। ठीक है, ये बताइए कि ऋग्वेद में चार शिक्षित महिला का उल्लेख है, वो कौन कौन सा है? 4 शिक्षित महिला का उल्लेख कौन कौन सा है? एक है लोकमुद्रा, एक है सिक्ता, एक है अपाला, एक है विश्ववरा। लोकमुद्रा, सिक्ता, अपाला और विश्ववरा। फिर उसमें और महिला है, जैसे गर्गी हो गया, कात्यायनी हो गया, मैत्री हो गया। तो गर्गी, कात्यायनी जो है, ये मत्स्यनी जो है, ये जो है महिला जो है, इसका भी उल्लेख उसमें है। कुछ मतलब ये भी बोला जाता है उसमें, और ये भी लिखा हुआ है, कहा जाता है कि गर्गी और यज्ञ वाली जो महिला थी, ये जो है ऋग्वेद में वाद विवाद के लिए, मतलब झगड़ा वगड़ा के लिए उल्लिखित था। ठीक, गर्गी और यज्ञ और बाल्यानी जो तो महिला थी, वो जो था मतलब वो वहाँ पे झगड़ा वगड़ा के लिए, वाद विवाद के लिए प्रसिद्ध था। तो वहाँ पे मरुस्थल के लिए धनव शब्द का यूज करते थे, और समुद्र के लिए परावत शब्द का यूज करते थे। ठीक, तो मरुस्थल के लिए धनव हो गया और समुद्र के लिए परावत हो गया। तो फिर उसके बाद हम ये भी बताए थे आपको कि जब किसी का गाय मतलब चुरा लिया जाता था, तो उसके लिए युद्ध करते थे राजा। तो वो जो गाय के लिए जो युद्ध होता था उसको क्या कहते थे? गविष्टि। और ऋग्वेद में बताया गया कि गाय को वध नहीं किया जाता है, गाय को वध नहीं करना चाहिए, यानी गाय की हत्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए एक शब्द दे दिया गया था, मतलब गाय के लिए जो वध नहीं किया जाता था उसे बोलते थे अधन्या। क्या बोलते थे? अधन्या, मतलब गाय की हत्या नहीं करना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यदि कोई लड़की यदि अविवाहित है तो उसके लिए मतलब अमुजा शब्द का यूज करते थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बताइए कि ऋग्वेद जो काल था उसमें मतलब समाज जो बटा गया था, किस आधार पे बटा गया था? सामाजिक का जो विभाजन हुआ था किस आधार पे बटा गया था? वो हुआ था व्यवसाय के आधार पर। मतलब व्यवसाय के आधार पर, यदि जो मतलब जो कि जो सा काम करेगा उसके अंतर्गत में आ जाएगा। यदि कोई मतलब चाहे कि हम पूजा पाठ कराएंगे तो वो हो गया पुरोहित, और यदि कोई चाहे कि हम किसी की रक्षा करेंगे तो वो हो गया क्षत्रिय, यदि कोई चाहे कि हम जो कृषि करेंगे वो हो गया वैश्य, यदि कोई चाहे कि हम यदि सबकी सेवा करेंगे तो हो गया शूद्र। तो 4 तरह से मतलब व्यवसाय के आधार पर बांटे गए थे। वहाँ पे ऋग्वेद में जो होता था कि तो जो मतलब कर्म जो होता था, मतलब जाति का जो विभाजन होता था वो कर्म के आधार पे होता था। ऋग्वेदिक काल में जाति का विभाजन किस आधार पे होता था? कर्म के आधार पर। आप जो काम कीजिए उसी जात में चल जाइए। और जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में कहा गया कि यदि आप जो है कर्म के हिसाब से जाति में नहीं जा सकते, बल्कि जन्म के हिसाब से आप यदि जो
आप यदि शूद्र के जाति में जन्म लिया है, शूद्र के घर में, तो आपको जो है शूद्र का ही काम करना पड़ेगा, चाहे आप कितना ही वीर क्यों ना हो। तो इसी तरह से आप देखे होंगे कि महाभारत में देखे होंगे कि कर्ण के साथ ऐसा हुआ था, जो शूद्र मतलब तो मतलब माता कुंती ने उसको तो जन्म दिया, लेकिन वो मतलब वो विवाहित थी, जिस वजह से उसको मतलब गंगा नदी में बहा दिया था। तो जो है उस समय जो प्रथा चल रही थी, वो चल रही थी क्या, कर्म थी, जन्म के हिसाब से उसको मतलब जाति मतलब बुलाया जाता था। और ऋग्वेदिक काल में क्या था, ऋग्वेदिक काल में था कि मतलब यदि कोई भी मतलब चाहे कि हम किसी की रक्षा करेंगे तो वो क्षत्रिय में जा सकता है, यदि किसी की हम सेवा करेंगे तो वो शूद्र में जा सकता है, यदि हम कृषि करेंगे, व्यापार करेंगे, वो हो गया वैश्य के अंतर्गत चल जाएगा। तो यहाँ तक तो हमको बता दिए थे। फिर उसके बाद आगे देखिए, आगे ये है कि आप जैसे आप मान लीजिए कि ये मतलब कोई दुर्ग यानी कोई टीला जो है, किसी टीला को यानी कोई दुर्ग जो है हमको ध्वंस करना है, यानी उसको मिटा देना है, यानी उड़ा देना है, तो वो जो है ऋग्वेद में जो है उसके लिए जो दुर्ग या फिर टीला को जो मतलब विध्वंस किया जाता था, तो उसके लिए जो एक मतलब वहाँ पे यंत्र था, वो कौन सा यंत्र था, पूर्वपथी ऋष्णु यंत्र था। ठीक, फिर उसके बाद देखिए वहाँ का जो कुछ संस्था भी थे, पढ़ाएंगे आपको, अभी हम बताएंगे। तो संस्था था, एक सभा था, एक समिति था और एक विदत था। सभा, समिति और विदत। तो विदत एक संस्था थी कि सबसे प्राचीन संस्था थी। ये पूछे कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन संस्था कौन था, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था कौन था, वो था विदत। विदत में यह होता था कि यदि कोई मान लीजिए कहीं पे लूटपाट करने के लिए गया, कोई युद्ध करने के लिए गया, युद्ध में जो भी सामान लूट के आएंगे, कोई भी धन लेके आएंगे, तो वो जो है सबको बराबर हिस्से में बांट देते थे, सबको जो है बराबर हिस्से में बांटते थे। यही काम था उसी का मतलब विदत का। अब विदत संस्था जो है ये सबसे प्राचीन संस्था है, और इसका जो ऋग्वेद में उल्लेख किया गया टोटल 22 बार किया गया। कितना बार किया गया, टोटल 22 बार किया गया। और ठीक है, यहाँ तो बता दिए कि इसमें जो धन जो मतलब लूट लाट के लाते थे, और वो जो है समान मात्रा में सबको विभाजित कर देते थे। हाँ, तो समान मात्रा में सबको विभाजित करते थे, किसमें, विदत में। फिर उसके बाद देखिए सभा और समिति। सभा जो होता था ये इसमें जो होता था श्रेष्ठ लोग मतलब भाग लेते थे सभा में, और समिति में आम जनता लेते थे, जो कि आम नागरिक होता था, वो लोग जो है समिति में भाग ले सकते थे। सभा का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे सभापति, और जो कि समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे कोपति या फिर ईशान। समिति का जो काम होता था, वो समिति का काम होता था कि राजा को नियंत्रित करना, यानी कोई राजा मतलब किसी को राजा बना दिया और वो जो आपके साथ अत्याचार कर रहा है, तो उसके लिए जो नियंत्रित करने के लिए जो है वो काम जो है वो समिति करता था। और राजा का जो निर्वाचन होता था, राजा को यदि चुनना है, किसको राजा बनाना है, नहीं बनाना है, तो वो जो है समिति का काम होता था। और सभा का जो काम होता था कि जो कोई भी काम जो है, कोई भी निर्णय लेंगे, यदि कोई मतलब गलत में दिए कोई चीज़ को, कोई भी मतलब कुछ गलत चीज़ पे मैटर आ गया है, या फिर मतलब कोई अपराध किया है, तो उसका जो मतलब वहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा वो सभा के अंतर्गत लिया जाता है। तो सभा का जो अध्यक्ष हम बता दिए, समिति होता था। अब देखिए सभा का जो सदस्य होगा, सभा का जो सदस्य होगा उसे बोलते थे पितर। उसे क्या बोलते थे, पितर, यानी पिता बोलते थे उसको क्या बोलते थे, पिता या पितर। और जो सभा में भागीदारी लेगा उसे बोलते थे सभाई। उसे क्या बोलते थे, सभाई बोलते थे। और जो सभा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति मतलब अपराध किया, उसको जो है सभा के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी वस्तु को सभा के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता था तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे सभाई। यहाँ तक तो सभा समिति के बारे में बता दिए। अब देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सभा और समिति की दो जो पुत्री थी, वो प्रजापति की 2 पुत्री थी। सभा और समिति जो है 2 प्रजापति की पुत्री थी, जो कि किस वेद में लिखा गया, ये जो है अथर्ववेद में लिखा गया। किस वेद में लिखा गया, अथर्ववेद में। स्त्री जो होती थी उस समय सभा और समिति में भाग ले सकते थे, स्त्री जो है सभा समिति में भाग लेते थे। ठीक है, और उस समय जो था ऋग्वेदिक काल में जो था कि स्त्री और शूद्र जाति जो था उसको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था। स्त्री और पुरुष जो मतलब स्त्री और शूद्र जो था उसमें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था, और ना ही उसे जो है सुनने की अनुमति था। लेकिन सिर्फ उसको जो है पुराण सुनने का अधिकार था। स्त्री और मतलब शूद्र को जो है पुराण सुनने का अधिकार था। ये जो है मतलब ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेदिक काल में वर्णित है वैदिक सभ्यता में। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए कि जैसे अभी देखिए कि हाँ, जैसे यहाँ तो बता दिया आपको, और उसमें मैत्री कर गई, ये भी मतलब बोल ही दिए हैं। अब देखिए अब जो है आगे हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आइए, सभा समिति के बारे में बता दिए थे। विदत जो है ये क्या संस्था है, प्राचीन संस्था। इसमें जो है कि मतलब युद्ध जो करेगा, युद्ध से जो धन जो लूट के लाएगा, धन जो है लूट के लाएगा,
तो सभी को समान मात्रा में बांटते थे, ये धन को जो है सभी को समान मात्रा में बांटते थे, समान मात्रा में, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। अभी के ज़माने में क्या है कि यदि कोई मतलब युद्ध करने के लिए गया और वहाँ पे जो कोई सामान नहीं मतलब बहुत खजाना लूट लिया, और जो लूट लिया जो कि मतलब उसमें सेनापति होता था, सेनापति ज़्यादा लेगा, उसके बाद जो सैनिक उसके नीचे जो सैनिक है उसको थोड़ा देगा, फिर उसके जो नीचे है उसको थोड़ा देगा। तो इस तरह का जो भेदभाव होता था अभी हो रहा था। और उस समय जो भेदभाव नहीं होता था, मतलब कोई भी चीज़ मतलब युद्ध में लूट के लाए उसका जो है समान मात्रा में सबको विभाजित करना है, तो वो होता था विदत की संस्था। और विदत संस्था जो है ये जो है ऋग्वेद में टोटल 22 बार लिखा गया है। ऋग्वेद में कितना बार लिखा गया, विदत की चर्चा कितना बार है, 22 बार है। कृषि की चर्चा 24 बार, जन की चर्चा 275 बार। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और विदत की जो चर्चा है ऋग्वेद में टोटल कितना बार है, 22 बार है। सभा आइए, सभा जो होता था इसमें सभा और समिति में जो है इसमें जो है स्त्री भाग लेती थी। सभा और समिति में जो है स्त्रियां भाग लेती थी। और सभा का जो अध्यक्ष होता था, इसका जो अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष जो है सभापति कहलाता था, सभापति। ठीक, और इसका जो अध्यक्ष था कोपति कहलाता था, कोपति या ईशान, कोपति या ईशान। सभा का अध्यक्ष सभापति कहलाएगा, समिति का अध्यक्ष कोपति या फिर ईशान कहलाता था। सभा में यह होता था कि मतलब कोई भी मतलब जैसे कोई अपराध किया, ठीक, उसका जो सजा देंगे, उसका जो निर्णय सुनाया जाएगा, तो वो कहाँ पे सुना जाएगा, सभा में सुना जाएगा। और समिति का काम क्या होता था कि मतलब राजा को नियंत्रित करना है, राजा को क्या करना है, नियंत्रित करना है। यदि कोई राजा किसी को राजा बना दिया और आपके साथ वो जो है अत्याचार कर रहा है, तो उसको जो नियंत्रित करने के लिए कहाँ पे चर्चा किया जाता है, समिति में किया जाता है। मतलब यहाँ समिति में जो है राजा का नियंत्रण और प्लस निर्वाचन, नियंत्रण और निर्वाचन। यदि ये पूछे कि ऋग्वेद के किस संस्था में जो है राजा का निर्वाचन किया जाता था और उस पर जो है नियंत्रण भी किया जाता था, वो जो है समिति में। और सभा में जो है ये इसका अध्यक्ष सभापति होता था। इसमें जो कोई भी मुद्दा पर कोई भी डिसीजन पर किसी ने अपराध किया तो उसका जो निर्णय लिया जाएगा वो लिया जाएगा कहाँ पे, सभा में लिया जाएगा। और सभा का अध्यक्ष सभापति होता था और समिति का अध्यक्ष कोपति या ईशान होते थे। इसमें यहाँ पे जो है राजा का नियंत्रण और राजा का निर्वाचन किया जाता था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसको मिटा दो इसको एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए। विदत जो ऋग्वेदिक काल में जो संस्था थी ये 3 थी, विदत थी, सभा थी और समिति थी। विदत का मतलब ये विदत जो संस्था थी ये प्राचीन संस्था थी, ये यहाँ पे धन जो लुटाया जाता था युद्ध में तो जो समान मात्रा में सबको विभाजित करते थे। और ये ऋग्वेद में इसकी चर्चा जो है टोटल 22 बार किया गया है। सभा का अध्यक्ष जो होता था सभापति होता था, और समिति जो है इसमें स्त्री जो है इसमें भाग लेती थी सभा और समिति में। और ये इसका जो अध्यक्ष होता था कोपति या ईशान होता था। और इसका जो समिति का जो काम क्या था, समिति का काम था राजा का नियंत्रण करना और निर्वाचन करना। अब देखिए सभा में जो है यहाँ पे श्रेष्ठ लोग भाग लेते थे, श्रेष्ठ लोग यानी पुरोहित सब इसमें भाग लेते होंगे। और समिति में जो है यहाँ पे आम जनता भाग लेती थी, आम जनता, ठीक, आम जनता भाग लेती थी। तो मतलब तो समिति में जो है समिति में आम जनता भाग लेती थी। और यहाँ पे राजा का नियंत्रण होता था और निर्वाचन भी किस तरह से होगा। अब वहाँ पे जो अभी तो वहाँ तो वोट नहीं पड़ता होगा, अभी तो इलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ पे जो वोट नहीं होता वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ये होता था कि आप मान लीजिए किसी को राजा बनाना है, कोई राजा मतलब उसका यदि वहाँ पे राजा जो था ना वंशागुणत राजा था, यानी राजा का बेटा राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो वो होता था कि वहाँ पे जो होता था कि सभी लोगों को बुलाया जाता था। और उसके बीच में जो है जो कि मतलब जो नया राजा बनेगा उसको भी वहाँ पे शामिल किया जाता था। और जनता से पूछता था कि आप जो है इसको राजा मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो वो जो है जो डिसीजन दिया जाता था उसी के हिसाब से मतलब उसको राजा को चुन लिया जाता था। वो कहाँ पे होता था, उसको वो किसके अंतर्गत होता था, वो होता था समिति के अंतर्गत। अभी जो है अभी हम वोट देते हैं ना, तो उस समय वोट नहीं पड़ता था, उस समय बल्कि समिति के हिसाब से उसका निर्वाचन किया जाता था। 10 लोगों ने मिल के उसको चुन लिए जाते थे। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए आगे आइए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सभा को पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल से, क्योंकि सभा से क्वेश्चन आता है। इसमें स्त्री भाग लेती है, ठीक,
इसमें जो है कोई भी मतलब मान लीजिए डिसीजन या निर्णय कहाँ पे लिया जाएगा, वो लिया जाएगा सभा में। कि मतलब मान लीजिए कि कोई अपराधी का निर्णय कहाँ पे लिया जाएगा, वो लिया जाएगा सभा में। ठीक, अब उसके बाद देखिए सभा जो है यह है प्राचीन संस्था। ऋग्वेद में कितना बार लिखा गया है? ऋग्वेद में टोटल 22 बार लिखा गया है। तो सभा का जो ऋग्वेद में लिखा गया टोटल कितना बार लिखा गया? 22 बार लिखा गया। ये जो है एक प्राचीन संस्था है। क्या ये एक प्राचीन संस्था है? ठीक है, इसमें जो भी मतलब कोई भी अपराध करेगा तो उसका निर्णय यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अब जो है सभा जो है इसका अध्यक्ष सभापति। ठीक, इसका अध्यक्ष कौन होगा? सभापति होगा। अब देखिए सभा में जो भागीदारी उसको बोलते थे सभा। अब देखिए सभा में जो है कोई भी सदस्य होगा, सभा का सदस्य क्या कहलाता था? पीटर या पिता। ठीक, अब देखिए सभा के अंतर्गत किसी को प्रस्तुत करना है। यदि कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको जो है प्रस्तुत करेंगे सभा के अंतर्गत। यदि सभा के अंतर्गत जो प्रस्तुत करेंगे उसको बोलते थे सभावर। हाँ, उसको बोलते थे सभावर बोलते थे। यदि आप ठीक है सभावर बोलते थे। तो सभा के अंतर्गत व्यक्ति को प्रस्तुत करना। तो सभा के अंतर्गत जो व्यक्ति को प्रस्तुत करते थे उसको क्या बोलते थे? सभावर बोलते थे, सभावर। ठीक, जो उसको क्या बोलते थे? सभावर बोलते थे। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया सभा और समिति के बारे में। समिति के बारे में बता ही दिए थे। वहाँ पे जो है राजा का नियंत्रण किस हिसाब से दिया जाएगा, किसके हिसाब से उसका जो है निर्वाचन होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए तो वहाँ पे जो है हाँ यहाँ तो क्लियर है। अब आगे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए वहाँ पे होता था कि मतलब मान लीजिए कि कोई मतलब जैसे पहले हो गया पुरोहित हुआ। पहले होता था क्या? पहले मेन शक्तिशाली पद किसका था? पहले राजा का था। राजा के बाद आया पुरोहित हुआ। अब पुरोहित के बाद आया सेनापति यानी ये जिसको सेनानी बोलते थे। तो सेनापति जो होता था, सेनापति का जो अधिकारी होता था अलग अलग हिस्से में उसको बांट दिया जाता था। तो कुछ होता था मतलब जैसे मान लीजिए को होता था ग्रामीण। तो ग्रामीण को बोलते थे जैसे मान लीजिए कि लड़ाकू संस्था का लड़ाकू का अधिकारी। तो किसी को हम लड़ाकू बनाना है तो उसका अधिकारी क्या कहलाते थे? तो लड़ाकू का अधिकारी बोलते थे, ग्रामीणी बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रामीणी। अब देखिए अब वहाँ जो होता था कि अब मान लीजिए कोई बकरी भैंस चराने के लिए जा रहा है तो उसको क्या बोलते थे? चारागाह का अधिकारी। चारागाह का अधिकारी उसको बोलते थे बाजपति। उसको क्या बोलते थे? बाजपति। चारागाह का अधिकारी क्या है? बाजपति है। और लड़ाकों का अधिकारी ग्रामीण है। ठीक, उसके बाद अपराधी को पकड़ना। अपराधी को पकड़ने वाला अधिकारी। अपराधी को पकड़ने वाला अधिकारी जो अपराधी को पकड़ेगा तो उसको क्या बोलते थे? उग्र बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? उग्र का अधिकारी। अब मान लीजिए कि कोई मतलब गलत किया और मतलब कोई अपराध कर दिया तो उसको जो है मतलब उसको पकड़ने के लिए कौन जाएगा? उग्र का अधिकारी जाएगा। कौन जाएगा? उग्र का अधिकारी। चारागाह का अधिकारी कौन है? बाजपति है। और लड़ाकों का अधिकारी कौन है? ग्रामीणी है। लड़ाकों का अधिकारी कौन है? ग्रामीणी है।